दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आज आपके लिए भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बिहार में तय समय पर मानसून आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने मौसम की गतिविधियों को देखते हुए भविष्यवाणी की है कि जून के बीच में बिहार में मानसून की बारिश हो सकती है। जी हां, इस मानसून के दौरान 1000 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। दरअसल बिहार के कई जिलों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और प्री मानसून के दौरान जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, मानसून में उतनी ही अच्छी बारिश होने की संभावना होती है। इस वक्त बिहार के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास है। कई जिलों में तो पछुआ हवा भी चलने से तापमान और तलखी दिखाई दिए। कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश भी हो रही है। बिहार में अमूमन जून से मानसून की बारिश शुरू होती है जो सितंबर तक होती है। मौसम विभाग के निदेशक विवेक सिन्हा बताते हैं कि फिलहाल जो मौसम का हाल है उसके आधार पर उम्मीद जताई जाती है कि मध्य जून तक यानी कि 15 जून तक बिहार में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। दोस्तों कोरोना संकट ने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर अपनों से भी दूर बना दी है। लोगों के चेहरे पर साफ खौफ देखा जा रहा है। जी आलम यह है कि मौत के बाद 100 को कंधा देने के लिए 4 लोग तक नसीब नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के गया जिले के इमामगंज प्रखंड के अंतर्गत रानीगंज पंचायत के तैतरिया गांव में सामने आया है। एकता की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू महिला की अर्थी को कंधा दिया, उनका अंतिम संस्कार करवाया। अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो और फोटो जमकर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि यह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। यह सभी मुस्लिम युवकों ने राम नाम सत्य बोलकर समाज को एकता का संदेश दिया। बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह की पत्नी 58 वर्षीय प्रभावी देवी को कंधा देकर मुस्लिम युवकों ने मिसाल पेश की है। दरअसल मामला यह है कि प्रभावित देवी की जान कोरोना की वजह से गई। वह कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद उसकी जान चली गई। उसकी जान जाने के बाद आस पड़ोस के लोग भी नहीं आए उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए, जिसके बाद वहां पर कुछ मुस्लिम युवक रहते हैं। वही मुस्लिम युवक उसकी अर्थी को कंधा दिया और भी राम नाम सत्य बोलकर। दोस्तों देश के तकरीबन 25 करोड़ लोगों के लिए यह बड़ी खबर सामने आई है। जिन राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा था उसे अब 1 साल के लिए रोक लगा दिया गया है। कोरोना महामारी की तेजी को देखते हुए इस पर ब्रेक लगाया गया है। मई महीने में हालात और बिगड़ सकते हैं। इस आशंका में स्मार्ट मीटर डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना लाई जा रही है जिसमें हर घर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है। कई राज्यों में यह काम प्रोग्राम से चल रहा है। इस बीच कोरोना के केस में खतरनाक बढ़ोतरी को देखते हुए इस कदम पर ब्रेक लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने के काम ESL कंपनी को मिला। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस कंपनी ने 4 राज्यों के साथ मीटर लगाने का करार कर लिया है, लेकिन कोरोना को देखते हुए फिलहाल इस पर ब्रेक लगा दिया गया है 1 साल के लिए। दोस्तों मार्च 2020 में देश के अंदर जैसा नजारा था वैसा ही नजारा देखने को एक बार फिर से मिल रहा है। प्रवासी मजदूर अपने गांव की तरफ पलायन करने लगे हैं। प्रवासी मजदूरों को डर है कि बेकाबू होते कोरोना की दूसरी लहर में फिर से देश के अंदर भयावह होती ही रही है। वहीं दूसरी राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार सरकार नया दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों की जांच कराई जाएगी। प्रशासन के अनुसार बिना जांच के मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। यदि जांच रिपोर्ट में वे संक्रमित पाए जाते हैं तो फिर उसे कोरोना आइसोलेशन में रखा जाएगा और जिन्हें लक्षण नहीं दिखाई देंगे उन्हें अपने घर जाने दिया जाएगा। दोस्तों कहते हैं कि बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। और यह देखने को मिला है कैमूर जिले में, जहां शराब बेच रहे भाई को एक बहन ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह मामला मोहनिया के पिपरिया गांव का है। बताया जाता है कि आरोपी घर में ही शराब बेचा करता था। यह शराब बेचने से मना करने पर माता पिता की पिटाई भी किया जा करता था। इस बात की खबर जब उसकी बहन को हुई तो उसने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से शराब की कई बोतलें बरामद की गई है। आरोपी की बहन साधना सिंह ने बताया कि उसका भाई शराब कारोबारी है और घर में शराब रखकर इसकी बिक्री करता है। वह पहले भी इस मामले में जेल जा चुके हैं। शराब बेचने से मना करने और कुछ और धंधा करने की जब माता पिता बात करते हैं तो फिर वो उसकी पिटाई करता है। पिछले दिनों तो हद कर दी उसने। माता पिता को इस कदर पिटा कि मां बेसुदा होकर गिर पड़ी। कई बार भाई को समझाया लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। वह शराब के धंधे में इस तरीके से लग गया है कि जब ऐसा करने से कोई भी मना करता है तो वह हिंसा का रूप अपना लेता
देते हैं। इसी से परेशान होकर उसने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं और इस पीएम किसान स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको भी 2000 रुपए की किस्त मिलती होगी। सरकार सभी लाभार्थियों की एक लिस्ट जारी करती है। इस लिस्ट में जिन किसानों का नाम होता है उन्हें ही ये किस्त दी जाती है। यह पीएम किसान सम्मान निधि योजना से अब तक 11 करोड़ 74 लाख किसान जुड़ चुके हैं। इनको नियमित अंतराल पर यह राशि मिल जाती है। अगर आपको भी अप्रैल जुलाई की 2000 रुपए की किस्त का इंतजार है तो फिर ध्यान रखिए, इस महीने के अंत तक या फिर 2 मई के बाद कभी भी आपके अकाउंट में, आपके खाते में पैसा आ सकते हैं। दोस्तों, देश में कोरोना की रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बीते कई दिनों से डेली 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद देश भर में हरकत मचा हुआ है। कोरोना के खिलाफ सरकार वैक्सीनेशन प्रोसेस को भी तेज करने का प्रयास कर रही है। इसी बीच देसी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने अगले फेज के वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए कोवैक्सीन के दामों का ऐलान कर दिया है। कोवैक्सीन की प्रति डोज के लिए राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पतालों को अलग अलग कीमतें देनी होगी। राज्य सरकार को जहां एक डोज 600 रुपए में पड़ेगी, वही प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए प्रति डोज देने होंगे। देश में अगले फेज का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो रहा है। इस चरण में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगवाई जाएगी। हालांकि इसके लिए वैक्सीन की दाम अलग अलग रखे गए हैं। भारत बायोटेक ने वैक्सीन की कीमत की घोषणा करते हुए कहा है कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार हम कोवैक्सीन की कीमत का ऐलान करते हैं। राज्य सरकार के अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति डोज और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1200 रुपए प्रति डोज देने होंगे। दोस्तों, भारत में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी के चलते सभी परेशान हैं, परंतु काफी समय तक लगातार रहे लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक मंदी के हालात बनने लगे थे। इसीलिए धीरे धीरे करके लगभग सभी सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई है। इसमें रेल यात्राएं भी शामिल है। इसके बाद भी देश भर में सभी ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं किया गया है, बल्कि वर्तमान में चल रही ट्रेनों के ही फेरों का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा यात्रियों की संख्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की संख्या में बढ़ाई जा रही है। वही अब कुछ और ट्रेनें भी चलाई जाएगी। दरअसल देश में जब तक कोरोना से बने हालात सामान्य नहीं होंगे और ट्रेनों का पूरी तरीके से संचालन शुरू नहीं होगा, तब तक यात्रियों को कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जरूरत के हिसाब से समय समय पर स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को यात्रा करने के दौरान आसानी रहे। वहीं अब यात्रियों की संख्या को देखते हुए सेंट्रल रेलवे एक बार फिर से कुछ और अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। दोस्तों, कोरोना महामारी के इस बुरे समय में इंसान को आपस में दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे दुख भरे समय में हर इंसान छोटी छोटी खुशियां अपने आसपास तलाश रहा है। सोशल मीडिया पर दुख भरी खबरों के बीच सोशल मीडिया पर 2 पक्षियों का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, और जमकर पसंद किया जा रहा है। आप जो वीडियो देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, इस वीडियो को देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। आपने कई बार पक्षियों को पेड़ पर कलरव और आकाश में ऊंची उड़ान भरते देखा होगा, लेकिन एक दूसरे पर सवारी करते हुए, उड़ते हुए तो शायद ही कभी देखा होगा। दरअसल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पक्षी जो आकाश में उड़ रहा है और दूसरी पक्षी उसकी पीठ पर सवारी करता नजर आ रहा है। यही इस वीडियो की खासियत है कि लोग इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पक्षी को हवा में ऐसे उड़ते देखकर लोगों को टाइटैनिक मूवी की याद आ गई, जो उस फिल्म का पॉपुलर सीन था। दोस्तों, झारखंड के अनपढ़ माँ बाप की एक बच्ची सीमा इस वक्त काफी चर्चा में है। इसकी वजह है सीमा को कैम्ब्रिज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए मिली फुल स्कॉलरशिप। जी हां, अब झारखंड की इस बेटी की जमकर तारीफ प्रियंका चोपड़ा से लेकर अमिताभ बच्चन की नतनिया नव्या नवेली तक ने की है। जी हां, रांची के और मांझी ब्लॉक के दाऊ गांव की रहने वाली सीमा कुमारी अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगी। जी हां, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से सीमा को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। युवा नाम की संस्था ने इससे जुड़े हुए जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है। युवा की ट्वीट के अनुसार सीमा कुमारी को अशोक यूनिवर्सिटी, मिडिलबरी कॉलेज और ट्रिनिटी कॉलेज में भी स्वीकार किया गया है। यह प्रियंका चोपड़ा ने सीमा की तारीफ करते हुए एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। प्रियंका चोपड़ा ने ट्विटर पर युवा इंडिया द्वारा सीमा की कहानी साझा की है और उसकी पोस्ट को कैप्शन में दिया, जिसमें लिखा गया है कि लड़की को शिक्षित करे और वह दुनिया को बदल सकती है। ऐसी प्रेरणादायक उपलब्धि शानदार सीमा। मैं ये देखने के लिए बेचैन हूं कि तुम आगे क्या करती हो।
जी हाँ, सीमा रांची के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। जी हाँ, उनके माँ बाप अनपढ़ हैं। जी हाँ, वो एक खेती का काम करते हैं, साथ ही एक धागा कारखाने में भी काम करते हैं। साल 2012 में सीमा ने युमका फुटबॉल की टीम में शामिल होने के बाद सीमा ने शिक्षा के अधिकार और बाल विवाह के खिलाफ जंग छेड़ी। शर्त पहनने से लेकर उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन इन बातों की परवाह किए बिना सीमा सालों तक फुटबॉल खेलती रही। वह एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले अपने परिवार की पहली महिला होगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की गिनती विश्व की यानी कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में होती है। इस बार ज्यादा संख्या में एप्लीकेशन होने के कारण यूनिवर्सिटी ने केवल 3.4% को मौका दिया है। इसके बावजूद भी सीमा स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब रही। दोस्तों, अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरीके से आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में जुट गई है। इसके तहत ऑक्सीजन कैंटेनरों का आयात शुरू हो गया है। जी और नाइट्रोजन कंटेनरों को ऑक्सीजन की ढुलाई करने की इजाजत भी दे दी गई है। इसके अलावा सरकार की तरफ से सभी प्रकार के उद्योगों को ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर रोक के फैसले से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने 22 अप्रैल से 9 प्रकार के उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब स्टील प्लांट की ऑक्सीजन को छोड़कर कोई अन्य उद्योग ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जी हां, उद्योग जगत के सूत्रों के मुताबिक ये 9 प्रकार के उद्योग लगभग 2500 टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे थे, जो अब पूरी तरीके से मेडिकल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी। यूं तो सभी अस्पतालों के लिए जरूरी ऑक्सीजन से कुछ ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, लेकिन देश भविष्य की तैयारी में जुट गया है। जी हां, देश की प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता फिलहाल 7127 टन है। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था लगातार सुर्खियों में रही है। इस बीच राहत की सांस लेने वाली खबर सामने आई है। दरअसल बिहार में 130 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन गैस पहुंची है। यह स्वास्थ्य विभाग अब एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 194 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की प्रतिदिन आपूर्ति कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस समय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत के बाद केंद्र ने राज्य को 4 टैंकर भी देने का निर्णय लिया गया है, ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति आसानी से की जा सके। साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार का कहना है कि बिहार में शुक्रवार को 5 टैंकर से 60 मैट्रिक टन और शनिवार को 7 टैंकर से 70 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे सारे राजनीतिक काम छोड़कर जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। जी उन्होंने कहा है कि देश का सिस्टम फेल है, इसलिए जनहित की बात करना जरूरी है। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिक की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें। जी हाँ, हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से देश भर में 551 प्रेशर स्विंग अब 100% यानी कि पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का फैसला किया है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि इन ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। ये प्लांट जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता को प्रमुख बढ़ावा देंगे। पीएमओ के मुताबिक 551 ऑक्सीजन प्लांट के लिए फंड पीएम केयर से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश के अनुरूप पीएम केयर फंड से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर 551 समर्पित मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए धन के आवंटन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत से देश जूझ रहा है। जी पीएमओ की ओर से जानकारी दी गई है कि पीएम मोदी ने देश में पीएम केयर्स फंड से 551 मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के वाले प्लांट को रविवार को मंजूरी दे दी है। ये ऑक्सीजन प्लांट विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मुख्यालय में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, अभी हम आपको जिस 6 पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं वे लाखों करोड़ों सिलेंडर से भी ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीम के पेड़ के बारे में। तो नीम के पेड़ में कई औषधीय गुण हैं। ये पेड़ पर्यावरण को साफ रखने में मदद करता है। ये एक तरह से नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। ये वातावरण में मौजूदा गंदगी को साफ करके हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है। एक्सपर्ट का कहना है कि नीम के पेड़ को लगाने से आसपास की हवा में मौजूदा बैक्टीरिया मर जाते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं जामुन के पेड़ के बारे में। तो
दोस्तों जामुन तो आपने काफी खाए होंगे, इसके बीज भी काफी फायदेमंद होते हैं, लेकिन इसके पेड़ को कम ना समझे। जामुन का पेड़ सल्फर और नाइट्रोजन जैसे गैसों को शुद्ध बना देते हैं। जी हाँ, साथ ही काफी ज्यादा ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। उसके बाद बात करते हैं बरगद के पेड़ के बारे में। तो बरगद के पेड़ को नेशनल ट्री कहा जाता है। जी हाँ, हिंदुओं में भी इस पेड़ की पूजा की जाती है। यह पेड़ भी काफी विशाल होता है। बरगद की पेड़ की एक खासियत यह है कि यह पेड़ कितना ऑक्सीजन बनाएगा, यह बात इसकी छाया पर निर्भर करता है। यानी कि जितना बड़ा और घना पेड़ होगा उतनी ही ज्यादा इससे ऑक्सीजन मिल पाएगी। उसके बाद बात करते हैं अशोक का पेड़ के बारे में। अशोक का पेड़ भारी मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करके पर्यावरण में छोड़ता है। जी हाँ, इसे लगाने से न सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, बल्कि ये पेड़ दूषित गैसों को भी सोख कर शुद्ध बना देते हैं। उसके बाद बात करते हैं अर्जुन के पेड़ के बारे में। तो अर्जुन के पेड़ का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। जी हाँ, इसे सीता का फेवरेट माना जाता है। जी हाँ, इसके कई आयुर्वेद फायदे भी हैं। न सिर्फ ये पेड़ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि दूषित गैसों को सोख कर शुद्ध बना देता है। उसके बाद अंत में बात करते हैं पीपल के पेड़ के बारे में। तो एक्सपर्ट का कहना है कि पीपल का पेड़ किसी अन्य पेड़ की तुलना में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यह पेड़ 60 से 80 फीट तक लंबा हो सकता है। हिंदुओं में तो इस पेड़ का धार्मिक महत्व भी है। यह पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में इतना ऑक्सीजन बना सकता है जितना कई फैक्ट्रीज भी नहीं कर सकता। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण से लोग परेशान हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वे करे तो करे क्या। इस महामारी में सरकारी तंत्र पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। सरकार अब तक सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती दिखाई देती है। जी हाँ, हकीकत यह है कि लोगों को अब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया गया है। संकट की इस घड़ी में जब लोग संक्रमण से बीमार हो रहे हैं, ऐसे में बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं है। जी हाँ, बिहार के शिक्षकों को कोरोना के इस संकट में भी 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। जी हाँ, वैसे शिक्षक जो सरकारी तनख्वाह पर जीवन बसर करते हैं, उनके लिए इस दौर में गंभीर संकट खड़ा हो गया है। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बिहार के 9 करोड़ लोगों को अगले 2 माह तक फ्री में राशन मिलेगा। जी हां, प्रति व्यक्ति राशन 5 किलोग्राम दिया जाएगा। इसमें 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल दिया जाना है। जी हां, सबसे अहम बात यह है कि इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रतिमाह दिए जाने वाले राशन के अतिरिक्त होगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य खाद्य उपभोक्ता संस्करण विभाग और FCI ने इसकी तैयारी कर ली है। बिहार में कुल राशन कार्ड की संख्या 1,74,00,000 से अधिक है। प्रति राशन कार्ड न्यूनतम 5 लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से राज्य में NFS के तहत करीब 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। इनके लिए प्रति लाभार्थी 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल के हिसाब से राज्य के लिए 2,76,00,000 मेट्रिक टन और 2 किलोग्राम प्रति लाभार्थी के लिए 1,74,000 मेट्रिक टन गेहूं आवंटित किया जाएगा। दोस्तों देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। जी हां, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को चिंताजनक तो बताया, जी हां, और डॉक्टरों से भी बात की, लेकिन देश में ऑक्सीजन की किल्लत पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जी हां, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी देश में कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था, लेकिन इस तूफान ने देश को जोड़ दिया। जी पीएम मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार पूरी सख्ती के साथ अपना दायित्व निभाने की कोशिश कर रही है। देश भर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट सरकार को फटकार लगा रही है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में इस पर कुछ भी नहीं कहा। पीएम मोदी का पूरा रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कोरोना पर आधारित था और उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स और कोविड रिकवर मरीजों से भी बात की, लेकिन देश इस समय जिस परेशानी से गुजर रहा है उस पर तो वे बिल्कुल चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले। दोस्तों अब आपकी रसोई में हल्का और रंगीन गैस सिलेंडर पहुंचेगा। आईओसी ने अपने उपभोक्ताओं के लिए बिल्कुल नए कलेवर में घरेलू गैस सिलेंडर तैयार किया है। इस सिलेंडर की खास बात यह है कि यह फाइबर से तैयार है। इसी कारण ये अब तक इस्तेमाल में आ रहे लोहे के सिलेंडर से काफी हल्का है। जी हाँ, फिलहाल कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 किलो एवं 5 किलो की क्षमता वाला सिलेंडर बाजार में उतारा है। जी हाँ, हल्का होने के साथ ही उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए इसे नए डिजाइन और रंगों से भरपूर बनाया है। जी हाँ, उत्तराखंड में भी इस सिलेंडर की पहली खेप जल्द पहुंच जाएगी। यही हाल बिहार की भी है, लेकिन बिहार में इस चीज के लिए अभी उम्मीद नहीं जताई जा रही है। जी कम से कम 2-3 साल। आईओसी ने आधुनिक तकनीक के साथ तैयार फाइबर कंपोजिट सिलेंडर हाल ही में लॉन्च किया है। जी वर्तमान में ये दिल्ली और हैदराबाद के उपभोक्ताओं को उपलब्ध होना भी शुरू हो गया है। जी उत्तराखंड आईओसी के अधिकारियों ने भी इस सिलेंडर की डिमांड भेज दी है।
दोस्तों कई दिनों की कोशिश के बाद आंदोलन स्थल पर कोरोना वैक्सीनेशन की राह अब खुल गई है। कुछ किसानों के आगे आने और अब बाकी किसानों की ओर से भी सहयोग की संभावना के चलते उम्मीद की जा रही है कि आंदोलन वैक्सीनेशन अभियान को यहां पर गति देने के लिए सहयोगी बनेंगे। यह स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि जब तक सभी किसान इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तब तक ये मुहिम सफल अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी। यहां पर जो भी पात्र हैं उन सभी को वैक्सीन लगवाना होगा जिससे कि कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना न रहे। 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी नागरिक के लिए ये वैक्सीन मुहैया होगी। ऐसे में आंदोलन स्थल पर तो कम से कम ऐसा कोई भी नहीं होगा जो 18 साल से कम हो और निरंतर यहां पर डटा हो। यदि कुछ किसान भी वैक्सीन से परहेज करते हैं तो फिर उनके जरिए संक्रमण के फैलाव की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि रोजाना काफी संख्या में किसान पंजाब जाते हैं और उतने ही किसान वापस ट्रेन से यहां पहुंचते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,